हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विषय में समझेंगे। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। इसका तात्पर्य है कि इसके संशोधन की प्रक्रिया ना तो इंग्लैंड की भांति अत्यंत लचीली है और ना ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की भांति अत्यंत कठोर। भारतीय संविधान निर्माता विश्व के संघात्मक संविधानों के संचालन की कठिनाइयों से पूर्णतः अवगत थे। फलतः उन्होंने संविधान संशोधन के लिए अत्यधिक लचीलेपन या कठोरता से इतर एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ध्यान दें, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग के प्रस्ताव को स्पष्ट विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, जबकि संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत अर्थात संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मतदान के समय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके लिए। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है? संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से ये इसकी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में संशोधन। संविधान संशोधन विधेयक या राज्यों के विधानमंडल द्वारा किस प्रकार के बहुमत अनुसमर्थन से किया जाता है? साधारण बहुमत से। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक बिल किसकी अनुमति के पश्चात अधिनियम या फिर एक्ट बन जाता है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से एक्ट या अधिनियम बन जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को यदि राज्यसभा अस्वीकार कर देती है तो इसका क्या परिणाम होगा? तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। ये इसमें इसका उत्तर होगा, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये 1951 में किया गया सबसे पहले। और अगला बिंदु है, प्रथम संविधान संशोधन मुख्यतः किससे संबंधित था? भूमि सुधार विधियों से संबंधित था पहला संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क व 31 ख को जोड़ा गया था? तो ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा नवीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क व 31 ख को ऐड किया गया 1951 में। संसद की मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति का प्रश्न सर्वप्रथम किस वाद में विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था? ये था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में। अगला फैक्ट है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में। सर्वप्रथम किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया था? ये 7वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में सबसे पहले संशोधन किया गया था। 24वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 368 से संबंधित है 24वां संविधान संशोधन। किस वाद में 24वें संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय द्वारा विधिमान्य घोषित किया गया? तो
तो ये केशवानंद भारती के वाद में विधिमान्य घोषित किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में किस संविधान संशोधन को अविधिमान्य घोषित किया गया था? तो ये 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को अविधिमान्य किया गया, अविधिमान्य घोषित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? इम्पॉर्टेंट है ये, केशवानंद भारती के वाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केशवानंद भारती के वाद में। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये है संविधान संशोधन से। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में उपखंड 4 तथा उपखंड 5 को जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? तो ये थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की, यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि 42वें संविधान संशोधन को उसकी व्यापकता के कारण लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है या फिर लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन। अगला फैक्ट है, अनुच्छेद 368 के उपखंड 4 तथा 5 को किस वाद में या किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? ये था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, जो कि 1980 का केस था। के केस में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अनुच्छेद 368 के उपखंड 4 तथा 5 को। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है? तो ये कुल 3 बार संशोधन अब तक किया जा चुका है अनुच्छेद 368 में। तो वो है कौन कौन से? 7वें में, 24वें में तथा 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किए गए हैं कुल 3 बार। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया? ये था 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। अगला फैक्ट है, सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया? तो ये था वाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में। शक्ति को सीमित कर दिया, संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर दिया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में। मूल अधिकार में संशोधन देखेंगे, अमेंडमेंट इन द फंडामेंटल राइट्स। संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है, किंतु अनुच्छेद 13 के खंड 2 में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती या फिर न्यून करती है या कम करती है। अर्थात संसद मूल अधिकारों को समाप्त करने या कम करने वाली विधि नहीं बना सकती है। अब प्रश्न है कि क्या संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को समाप्त या कम अथवा संशोधित कर सकती है या नहीं? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 13 के खंड 2 में प्रयुक्त विधि। लॉ शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है। यदि अनुच्छेद 13 के खंड 2 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि आती है तो संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति होगी। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख संविधान संशोधन से संबंधित केसेस देखेंगे, जिसमें पहला है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951,
सुप्रीम कोर्ट। सर्वप्रथम इस वाद में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को, जिसके द्वारा भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया गया था, इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। वादियों का तर्क था कि संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 13 के खंड 2 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत आती हैं, अतः संसद संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु उच्चतम न्यायालय ने उक्त तर्क को अस्वीकार करते हुए यह कहा कि अनुच्छेद 368 में मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है तथा अनुच्छेद 13 के खंड 2 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत केवल सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग में बनाई गई विधि आती है। संविधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा किए गए संविधान संशोधन विधि नहीं है। अगला वाद था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में मूल अधिकारों में संशोधन का प्रश्न पुनः उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। इसमें 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णय को पुष्ट किया और कहा कि यदि संविधान निर्मातागण मूल अधिकारों को संशोधन से परे रखना चाहते हों तो निश्चित ही उन्होंने इस बारे में संविधान में स्पष्ट उपबंध किया होता। अगला वाद था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में उच्चतम न्यायालय की 11 सदस्यीय पीठ मुख्य न्यायाधीश थे श्री सुब्बाराव ने 6:5 के बहुमत से शंकरी प्रसाद तथा सज्जन सिंह के विनिश्चयों को पलटते हुए यह धारित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 368 में केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है, संविधान संशोधन की शक्ति का नहीं। संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 245, 246 तथा 248 में निहित है। न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है, अतः विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां आती हैं, चाहे वह साधारण विधि हो या संविधान संशोधन विधि। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया कि मूल अधिकारों में संशोधन हेतु संविधान सभा आहूत की जानी चाहिए। यद्यपि अल्पमत के अनुसार शंकरी प्रसाद तथा सज्जन सिंह के मामले में दिया गया निर्णय सही था तथा विधि शब्द के अंतर्गत सिर्फ साधारण विधि आती है, संविधान संशोधन विधि नहीं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यह निर्णय भविष्यलक्षी प्रभाव प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग से लागू किया गया था, अतः इसके पूर्व भूतकाल में किए गए संविधान संशोधन विधिमान्य बने रहे। अगला महत्वपूर्ण वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट। गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णयों से उत्पन्न कठिनाई के निवारण हेतु संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया, जिसके अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड 1 तथा खंड 3 को जोड़ा गया तथा खंड 2 संशोधित कर दिया गया। केशवानंद भारती के वाद में 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। इस मामले में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की सीमा क्या है। मुख्य न्यायमूर्ति श्री सीकरी की अध्यक्षता वाली 13 न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ ने 24 अप्रैल सन 1973 को सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है और अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधानिक संशोधन सम्मिलित नहीं है।
गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय को उलटते हुए न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 जैसा कि ये मूल रूप में था के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की शक्ति तथा उसकी प्रक्रिया दोनों निहित हैं। 24वां संशोधन अधिनियम 368 में जो कुछ विवक्षित इम्प्लाइड तथा उसे अभिव्यक्त करने के अतिरिक्त कुछ और नहीं करता है, अतः विधि मान्य है। किंतु न्यायालय ने 7:6 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि यद्यपि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति पर्याप्त व्यापक है, किंतु वह असीमित नहीं है और वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिसमें संविधान के मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो जाए। संसद की इस शक्ति पर विवक्षित परिसीमाएं हैं जो स्वयं संविधान में निहित हैं। संसद को इसी परिधि के भीतर अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के आधार पर 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को अविधिमान्य घोषित किया था। अगला महत्वपूर्ण वाद है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 सुप्रीम कोर्ट। केशवानंद के मामले में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात संसद ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 तथा खंड 5 जोड़कर यह प्रावधान किया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति अनिर्बंधित है तथा किसी संविधान संशोधन की विधि मान्यता को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परंतु मिनर्वा मिल्स के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के आधार पर उपरोक्त खंड 4 तथा खंड 5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि ये उपबंध संसद को असीमित संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करते थे। इस वाद में न्यायालय ने संविधान संशोधन की सीमित शक्ति और न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। इस प्रकार वर्तमान स्थिति यह है कि संसद मूलाधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, किंतु न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है और यदि वह उपबंध संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट करता है तो न्यायालय उसे अविधिमान्य घोषित कर सकता है, इनवैलिड कर सकता है। अगला है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के मामले में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि उसका आधारभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो जाए। न्यायालय ने दृष्टांत स्वरूप कुछ आधारभूत ढांचों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है। अतः संविधान के आधारभूत ढांचे को कठोरता परिभाषित नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के ऐसे उपबंधों से है जो संविधान का मूल स्वरूप या भावना निर्मित करते हैं। विभिन्न मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने अधोलिखित तत्वों को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है, यथा संविधान की सर्वोच्चता, गणतंत्रात्मक तथा लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप और संघात्मक शासन प्रणाली तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता व कल्याणकारी राज्य की स्थापना तथा व्यक्ति एवं स्वतंत्रता व गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, विधि का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति और मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में सामंजस्य, संसदीय शासन प्रणाली, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136
व 141 और अनुच्छेद 142 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियां तथा कुछ दशाओं में मूल अधिकार आदि। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंगित किए गए हैं। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 368 का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368। अनुच्छेद 368 में अब तक कुल 3 बार संशोधन किया जा चुका है, जैसे 7वां संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 तथा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पारित होने के कारण आवश्यक हो गया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 2 में शब्द प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ब में विनिर्दिष्ट विलुप्त कर दिए गए। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 में उपखंड 1 तथा उपखंड 3 को जोड़ा गया तथा उपखंड 2 को संशोधित किया गया। उल्लेखनीय है कि इस संशोधन के पूर्व वर्तमान उपखंड 2 ही मूल अनुच्छेद 368 था। इम्पॉर्टेंट है ये तथ्य यहाँ पर। उपखंड 1 के तहत यह प्रावधान किया गया कि संसद को अपनी संविधायी शक्ति कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन, एडिशन, परिवर्तन, वेरिएशन या निरसन, रिपील के रूप में संशोधन की शक्ति होगी। ध्यातव्य है कि गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के कारण यह प्रावधान किया गया। खंड 3 के तहत उपबंधित किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के तहत किए गए संविधान संशोधनों को लागू नहीं होगी। इसी प्रकार उपबंध अनुच्छेद 13 के खंड 4 को जोड़कर भी किया गया। खंड 2 के तहत यह जोड़ा गया कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उस पर अनुमति देगा। इस प्रकार अब राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 तथा खंड 5 जोड़ा गया। यह उपखंड केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर आरोपित संविधान के आधारभूत ढांचे की सीमा को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया था, जो संसद की संविधान संशोधन की असीमित शक्ति तथा इन संशोधनों को किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत न किए जाने का प्रावधान करता था। किंतु उच्चतम न्यायालय ने इसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 सुप्रीम कोर्ट के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या आप जानते हैं शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद। तो यहाँ पर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भविष्यलक्षी विनिर्णय के सिद्धांत का सृजन करके उसे लागू किया था। भविष्यलक्षी विनिर्णय में न्यायालय याची के पक्ष में निर्णय देता है, किंतु उसे कोई अनुतोष रिलीफ नहीं देता है, क्योंकि निर्णय का प्रभाव केवल भविष्यलक्षी प्रोस्पेक्टिव होता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में गठित 13 न्यायाधीशों की पीठ अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। इसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायमूर्ति श्री सीकरी जी ने किया था। मुख्य न्यायमूर्ति श्री A.N. रे की अध्यक्षता में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत पर पुनर्विचार के लिए भी 13 न्यायाधीशों की पीठ गठित की गई थी, किंतु इसे बीच में ही भंग कर दिया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त किया था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो ये किस वाद में कहा गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्णित किया, अपना कथन दिया। अब हम आगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत विगत वर्षों के महत्वपूर्ण
हल प्रश्नों के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। सूची, तो यहाँ पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में संविधान संशोधन और सूची सेकंड में उसकी विषय वस्तु दी गई है। तो इसमें प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें इस प्रश्न का उत्तर आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका होगा। वीडियो रोक करके ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से या 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से अथवा सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से या फिर हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से। तो इसमें प्रश्न संख्या 2 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से संविधान का 93वां संशोधन विधेयक संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक द्वारा, धन विधेयक द्वारा या वित्त विधेयक को अथवा संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग बहुमत मतलब सदन से पारित होना आवश्यक है, विशेष बहुमत से। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। एक ऐसा विधेयक है जिसको एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 348 में या फिर अनुच्छेद 358 में अथवा अनुच्छेद 368 में या अनुच्छेद 378 में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप बताना है आपको। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो वो है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है या विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, या फिर यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। और अगला है, उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। प्रश्न है, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो, तब विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पहला, दूसरा व तीसरा बिंदु यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्नानुसार पहला, दूसरा व तीसरा ये बिंदु यहाँ पर सही है। संवैधानिक संशोधन संभव है। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, अथवा कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, या फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था। प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ, इसी संविधान संशोधन के तहत नवीं अनुसूची को भी जोड़ा गया। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र NCR या नेशनल कैपिटल रीजन बना? 61वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, या फिर 71वां संविधान संशोधन, अथवा 79वां संविधान संशोधन? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना। कौन? दिल्ली। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधनों ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? 86वां संविधान संशोधन, 87वां या फिर 88वां संविधान संशोधन, अथवा 89वां संविधान संशोधन? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लेटेस्ट अभी है ये। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया है और ये सन 2002 में आया था। शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला ये विषय रखा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, या फिर 9वें संशोधन द्वारा, या फिर 42वें संशोधन द्वारा? तो इसमें सही उत्तर अभी हम पीछे बता चुके हैं, फिर भी बताना है। प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया, परिवर्धित किया गया। और ये नवी अनुसूची जो थी भूमि सुधार विधियों से संबंधित, भूमि कानूनों से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1974 में या 1976 में, अथवा 1979 में, अथवा 1980 में? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। विकल्प बी, 1976 में। अगला प्रश्न है, सिक्किम एक नया राज्य बना? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 30वें संशोधन द्वारा, 34वें संशोधन द्वारा, 35वें संशोधन द्वारा, अथवा 36वें संशोधन द्वारा? तो सिक्किम बना एक नया राज्य कब? 36वें संशोधन द्वारा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या राज्य विधान मंडलों द्वारा, या फिर राष्ट्रपति द्वारा? प्रश्न संख्या 13। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा, लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण या प्रोविजन किया जा सकता है या किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो ये लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा
लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। किसी भी सभा में, संसद की किसी भी सभा में लाया जा सकता है कौन सा संशोधन? भारतीय संविधान संशोधन विधेयक। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 356 अथवा अनुच्छेद 352। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 368, 368। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये कथन कहा गया था किस संविधान संशोधन में? 91वें में या 93 या 94 या 97वें संविधान संशोधन में। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 91वां संविधान संशोधन में ये कथन कहा गया था। ऑप्शन ए, 91वां संविधान संशोधन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि या अनुशंसा आवश्यक है। संविधान के संघीय प्रावधान पर, या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों पर, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर, या नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन पर। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा बिंदु यहाँ पर सही दिया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 6वां और 22वां, 13वां और 38वां, 7वां और 31वां, या 11वां और 42वां संविधान संशोधन? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 7वां और 31वां संविधान संशोधन। यहाँ इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर अब 22 हो चुकी है? तो ये संविधान 90वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, या फिर 92वां संविधान संशोधन, या फिर 93वां संविधान संशोधन? कौन सा होगा इसमें? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान 92वां संशोधन अधिनियम, जिसके अंतर्गत 22 भाषाएं हो चुकी हैं। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है? 79th नंबर का जो संशोधन अमेंडमेंट हुआ है वो किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से, 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, मूल अधिकारों से, अथवा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से?
तो ये सही विकल्प होगा इसमें ऑप्शन डी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के आरक्षण से। तो इसमें 20 नंबर प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 54वां संविधान संशोधन, दूसरा 93वां संविधान संशोधन, फिर है 52वां संविधान संशोधन या फिर 51वां संविधान संशोधन। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन 52। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है, अर्थ है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है न उनको छीना जा सकता है। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन प्रिम्बल का संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। तो प्रश्न संख्या 22 इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य पूछा गया है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर वाक स्वातंत्र्य, संवैधानिक उपचार या फिर संपत्ति या फिर धर्म की स्वतंत्रता, किसको? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संपत्ति के अधिकार को। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो वो अधिकार कौन सा था? तो वो था संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया या उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, किसमें? केशवानंद भारती के वाद में। इसलिए ये महत्वपूर्ण वाद है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वें संविधान संशोधन को या फिर 44वें को अथवा 46वें को या फिर 50वां संविधान संशोधन, किसको? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन जो था उसको लघु संविधान कहा गया है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सन 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97 नंबर का जो संशोधन का सरोकार किस विषय से है? 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने से, या सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से, अथवा आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास से, या फिर भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था से। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से संबंधित है। 97वां नंबर का जो संशोधन है वो किससे संबंधित है? सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन से।
इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। संविधान 58वां संशोधन विधेयक किससे संबद्ध था? सेवा कर यानी सर्विस टैक्स के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देने से संबंधित, या फिर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित, अथवा जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन करने संबंधित, या फिर राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन करने से संबंधित। तो इसमें 27 नंबर प्रश्न में सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित था। कौन सा? 98 नंबर का जो संशोधन हुआ, 98वां संविधान संशोधन विधेयक, ये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित था। अगला है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निदेशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C में वर्णित है प्रभावी बनने हेतु पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो इसमें सही विकल्प 25वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ऑप्शन ए 25वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम द्वारा, अथवा आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम द्वारा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल को रोका गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? केरल में, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, या फिर तमिलनाडु में? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। 1979 में ही इसके लिए कानून बना दिया गया था कि दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया। तो ये था राज्य कौन सा? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद बनाम केरल राज्य, या फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ, या फिर शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, केशवानंद बनाम केरल राज्य। अब यहाँ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केशवानंद बनाम केरल राज्य वाद जो था ये किस वर्ष चलन में आया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, या फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, अथवा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये एक ऐसा विवाद था या केस था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। किस केस में? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद में या केस में। अगला प्रश्न है, और ये हमारा आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 42वां, 44वां, 46वां, अथवा 48वां
संविधान संशोधन। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम लेकर आपके समक्ष आए हैं। यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तरों का मिलान चाहें तो आप कर सकते हैं। और विशेष हमारा चैनल KDGS पॉइंट यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी उन तक भी यथासमय पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।